चलिए सीधे इस दिलचस्प विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया के एक ऐसे ज्वलंत कूटनीतिक मुद्दे की जिसने दो बेहद करीबी पड़ोसियों भारत और नेपाल के बीच अचानक से एक बड़ी टेंशन पैदा कर दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लिपुलेख दर्रे और काला पानी विवाद की, एकदम निष्पक्ष और रणनीतिक नजरिए से, यानी बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के हम इस पूरी सिचुएशन की तह तक जाएंगे। हम सिर्फ नेताओं के बयानों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन पुरानी संधियों और नक्शों को भी डिकोड करेंगे जो असल में इस पूरी उलझन की जड़ हैं। तो इस मुद्दे को हम बिल्कुल परत दर परत समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे यात्रा मार्ग का विवाद क्या है, फिर वहां की ज्योग्राफी यानी भूगोल को समझेंगे, सुगौली संधि के पन्नों को पलटेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे नक्शों और सड़कों ने इस पूरे मसले का राजनीतिकरण कर दिया। और आखिर में आज की कूटनीतिक सच्चाई क्या है, उस पर भी बात करेंगे। भाग 1, यात्रा मार्ग का विवाद। देखिए, इस पूरे विवाद के केंद्र में है पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा। अब इस यात्रा के मुख्य रूप से दो रास्ते हैं। पहला रास्ता सिक्किम के पास नाथुला दर्रे से होकर जाता है, जो काफी लंबा है, और दूसरा है लिपुलेख दर्रे वाला मार्ग। अभी जो लिपुलेख वाला रास्ता है ना, ये रणनीतिक तौर पर बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि ये काफी छोटा और सीधा है। हालांकि यहाँ का इलाका बहुत ही ज्यादा दुर्गम और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन दूरी कम होने की वजह से ये रास्ता काफी अहम हो जाता है। अब सवाल आता है कि ये हालिया विवाद आखिर ट्रिगर कैसे हुआ। इसका जवाब छुपा है साल 2026 में। असल में भारत ने घोषणा की कि वह चीन के साथ समन्वय करके 2026 में कैलाश मानसरोवर यात्रा को लिपुलेख के रास्ते फिर से शुरू करेगा। अब चूंकि कैलाश मानसरोवर चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत में है, इसलिए भारत और चीन की ये आपसी सहमति एक बहुत बड़ा कदम थी और बस यहीं से शुरू हुआ असल कूटनीतिक ड्रामा। इस घोषणा के तुरंत बाद ही नेपाल ने इस पर अपनी कड़ी आपत्ति जता दी। नेपाल का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि लिपुलेख दर्रा उनके संप्रभु क्षेत्र यानी उनके देश का हिस्सा है। उनका दावा है कि भारत और चीन ने उनकी सहमति के बिना बिल्कुल एक तरफा तरीके से इस रास्ते के इस्तेमाल का फैसला कैसे कर लिया, और इसीलिए नेपाल ने न सिर्फ भारत बल्कि चीन के खिलाफ भी आधिकारिक तौर पर कूटनीतिक विरोध दर्ज करा दिया। भाग 2, सीमा का भूगोल। अब इस हिस्से के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कूटनीति को समझने के लिए हमें जमीन पर उतरना होगा। इस पूरे विवादित क्षेत्र को अगर हम देखें तो इसमें 3 मुख्य बिंदु हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला है लिपुलेख दर्रा, जो भारत और तिब्बत के बीच का एक अहम पहाड़ी रास्ता है। दूसरा, इसके ठीक नीचे है काला पानी का इलाका, जो रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है कि वहां भारतीय सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। और तीसरा पॉइंट है लिम्पियाधुरा। जब हम इन तीनों जगहों को मिलाते हैं तो एक त्रिकोणीय या ट्रायंगल जैसा इलाका बनता है। नेपाल का दावा इसी पूरे त्रिकोणीय क्षेत्र पर है। अब मजे की बात देखिए, दोनों देशों के दावों का जो मूल आधार है वो सिर्फ एक ही चीज है, और वो है काली नदी। नियम के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस नदी के बहाव से तय होती है, लेकिन असली पेच ये है कि ये नदी आखिर शुरू कहाँ से होती है। भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि काली नदी काला पानी से निकलती है, लेकिन नेपाल इसके ठीक उलट तर्क देता है। नेपाल का कहना है कि नहीं, काली नदी का उद्गम काला पानी से काफी आगे पश्चिम में लिम्पियाधुरा से होता है। तो भौगोलिक क्रक्स क्या है? यह समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ एक नदी का स्टार्टिंग पॉइंट पूरे अंतर्राष्ट्रीय नक्शे को कैसे पलट सकता है। अगर नदी काला पानी से शुरू होती है तो यह पूरा त्रिकोणीय इलाका भारत के नियंत्रण में बिल्कुल सही ठहरता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर नदी पश्चिम में लिम्पियाधुरा से शुरू होती है, जैसा कि नेपाल दावा कर रहा है, तो जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे नेपाल के अधिकार में चला जाएगा। भाग 3, सुगौली संधि की अस्पष्टता। 21वीं सदी के इस मॉडर्न विवाद की जड़ें दरअसल 19वीं सदी के अंग्रेजों के जमाने में दबी हुई हैं। चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि ये पूरी उलझन 1816 की सुगौली संधि से पैदा हुई है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुए आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद यह एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसमें यह तो साफ लिख दिया गया कि काली नदी के पूर्व का सारा इलाका नेपाल का होगा, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, उन्होंने नदी के सटीक उद्गम स्थल को ठीक से डिफाइन ही नहीं किया। 1816 में की गई यही एक छोटी सी चूक आज के समय में एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक सिरदर्द बन गई है। चलिए इस पूरी टाइमलाइन को फटाफट समझते हैं। 1816 में संधि हुई, फिर 1860 आते आते ब्रिटिश मानचित्रकारों ने काला पानी को ब्रिटिश भारत के हिस्से के तौर पर दिखाना शुरू कर दिया।
1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो हमें अंग्रेज़ों से वही सीमाएं और वही नक्शे विरासत में मिले। फिर 1954 में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ जिसने आधिकारिक तौर पर लिपुलेख को एक मार्ग मान लिया। बीच में 1962 की जंग के बाद ये रास्ता बंद जरूर हुआ था, लेकिन 1992 में इसे व्यापार और तीर्थयात्रा के लिए फिर खोल दिया गया। यानी कुल मिलाकर दशकों से एक तय यथास्थिति बनी हुई थी। तो अब एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है, अगर ये पूरा मामला दशकों से बिल्कुल शांत था, सब कुछ स्मूथ चल रहा था, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक सोता हुआ ऐतिहासिक विवाद एकदम से एक उग्र भू राजनीतिक संघर्ष में बदल गया। भाग 4, नक्शे, सड़कें और राजनीति। आइए देखते हैं कि कैसे साल 2020 की घटनाओं ने इस पूरे मामले में आग में घी का काम किया। हुआ कुछ यूं कि साल 2020 में भारत ने लिपुलेख दर्रे तक जाने वाली एक नई सड़क का उद्घाटन किया। इसके पीछे भारत का मकसद एकदम साफ था, कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए इस खतरनाक और दुर्गम रास्ते की यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाना। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या होता है ना, सीमा के पास बनी कोई भी सड़क सिर्फ एक बुनियादी ढांचा नहीं होती, वो प्रशासन और कंट्रोल का एक बहुत ही कड़ा संदेश भी देती है। और बस इस सड़क के बनते ही नेपाल की तरफ से बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया आई। इसे हम कूटनीति की भाषा में कार्टोग्राफिक डिप्लोमेसी या मानचित्र कूटनीति कह सकते हैं। उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे। उनके नेतृत्व में नेपाल ने अपना एक नया आधिकारिक राजनीतिक नक्शा ही जारी कर दिया और इसमें उन्होंने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा तीनों को स्पष्ट रूप से नेपाल का हिस्सा दिखा दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस नए नक्शे को कानूनी जामा पहनाने के लिए उन्होंने अपने संविधान में संशोधन भी कर डाला। कई विश्लेषकों का मानना है कि इस कदम से एक शांत कूटनीतिक मुद्दा रातों रात एक बेहद संवेदनशील और राष्ट्रवादी राजनीतिक मुद्दा बन गया। इस पर भारत ने काफी सधी हुई प्रतिक्रिया दी। भारत सरकार ने देर रात एक आधिकारिक प्रेस नोट जारी करके नेपाल के इन नए दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका स्पष्ट कहना था कि इस तरह के एक तरफा क्षेत्रीय दावे बिल्कुल उचित नहीं हैं। लेकिन साथ ही भारत ने यह भी साफ कर दिया कि वो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए स्थापित कूटनैतिक माध्यमों से रचनात्मक बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। भाग 5, कूटनीतिक वास्तविकता। चलिए अब इस पूरे मामले को आज के जमीनी हालात में रखकर देखते हैं। भारत और नेपाल का जो रिश्ता है ना, वो दुनिया में अपने आप में बेहद अनूठा है। दोनों के बीच बिल्कुल खुली सीमाएं हैं। लोग बिना वीजा पासपोर्ट के बेरोक टोक आते जाते हैं। दोनों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध हैं, जिसे हम आम बोलचाल में रोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं। और आर्थिक रूप से भी देखा जाए तो नेपाल भारत पर काफी हद तक निर्भर है। ये जो इतना गहरा जुड़ाव है, यही इस सीमा विवाद को और भी ज्यादा जटिल और संवेदनशील बना देता है। लेकिन अब इस हाई लेवल कूटनीतिक तनाव का असर आम लोगों की जिंदगी पर भी साफ दिखने लगा है। हाल ही का एक उदाहरण देखिए। नेपाल के नए प्रशासन और काठमांडू के मेयर बैलेंस शाह जैसे स्थानीय नेताओं के तहत भारतीय सीमा से आने वाले छोटे मोटे सामानों पर भी बहुत सख्ती से टैक्स और कस्टम ड्यूटी लगाई जा रही है। मतलब अगर कोई 100 रुपए का छोटा मोटा सामान भी लेकर नेपाल जा रहा है तो उस पर भी टैक्स वसूला जा रहा है। नियम तो पहले भी थे, लेकिन इतनी सख्ती पहले कभी नहीं देखी गई। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे एक नक्शे का विवाद अब सीधा ग्राउंड जीरो पर व्यापारियों और आम नागरिकों को प्रभावित कर रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। 1816 की सुगौली संधि में हुई नक्शे की एक छोटी सी अस्पष्टता को आज के ये दो इतने गहराई से जुड़े हुए देश कैसे सुलझाएंगे? क्या वे कोई ऐसा कूटनीतिक रास्ता निकाल पाएंगे जिससे दोनों देशों का सम्मान भी बना रहे और उनके वो महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते भी ना टूटे जो उनके लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है? यह दक्षिण एशिया की भू राजनीति का एक ऐसा मोड़ है जिस पर हम सबको नजर रखनी होगी। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।